आज आपका ये मार्च का, ठीक है, लास्ट क्लास है परफेक्शन आइस का। कल से हम लोग अप्रैल की क्लासेस देखेंगे करंट अफेयर्स की। और आज के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे नियुक्ति और इस्तीफा। ठीक है, सबसे पहले देखें नायब बुकेले। ठीक है, क्या नाम है इस आदमी का? नाम नायब बुकेले। ठीक है, अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, अल सल्वाडोर की बात करेंगे तो कुछ दिन पहले ये चर्चा में आ गया था। अल सल्वाडोर किस रीजन से चर्चा में था? तो इसने मतलब बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है उसको, ठीक है, उसको मतलब लीगल टेंडर के रूप में अपनाया था। ठीक है, नायब बुकेले की बात करेंगे तो दुनिया का अच्छा तनाशा, कूल तनाशा के रूप में भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं, जनता में लोकप्रिय है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। प्रबोवे सुबियांतो, क्या नाम है? प्रबोवे सुबियांतो कहाँ के राष्ट्रपति बने थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने। कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो ध्यान में रखिएगा, कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? प्रबोवे सुबियांतो तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, बात की जिब्रान राका। जिब्रान राका बूमिंग राका इंडोनेशिया के मतलब क्या बने हैं? उपराष्ट्रपति है। ध्यान रखें, राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति के ही नाम केवल आप ध्यान में रखिए, क्या नाम है? परबोवे सुबियांतो। क्या आवाज में कोई दिक्कत नहीं ना हो रही है? हेलो, नहीं सर, ठीक है सर। तो की बात करें कहाँ के राष्ट्रपति बने? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति की बात करें, जिब्रान राका बूमिंग राका नाम है इनका। ठीक है, जिब्रान राका बूमिंग राका वर्तमान उपराष्ट्रपति जोको, ठीक है, जोको विडोडो के बेटे हैं, जो इंडोनेशिया इतिहास के सबसे कम उम्र के उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, तो जिब्रान राका बूमिंग की बात करेंगे तो वर्तमान राष्ट्रपति जोको विडोडो के बेटे हैं। ठीक है, तो जोको विडोडो अब जाएंगे, जो कि राष्ट्रपति है, उनके जगह पे कौन आएंगे? तो प्रबोवे सुबियांतो आएंगे। ठीक है, निखिल जोशी। निखिल जोशी की बात करेंगे तो बोइंग डिफेंस इंडिया का प्रतिनिधि बन गया। कौन बन गया है? तो निखिल जोशी की बात करेंगे तो ध्यान रखें, बोइंग डिफेंस इंडिया के क्या बने? प्रबंध निदेशक बने हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, बोइंग कहाँ की कंपनी है? तो बोइंग अमेरिका स्थित एयरोस्पेस कंपनी है। अब बात करें नवाब सलाम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, कहाँ के बने हैं? तो नवाब सलाम ने कहा है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, ध्यान रखना। नवाब की बात करें तो लेबनान के न्यायाधीश है। कहाँ पे? लेबनान के न्यायाधीश ये है, उन्होंने अमेरिकी न्यायाधीश जोन, ठीक है, जोन कानू का स्थान है। तो इंटरनेशनल जस्टिस, ठीक है, इंटरनेशनल जस्टिस की बात, उसके न्यायाधीश का नाम क्या है? नवाब सलाम। क्या न्यायाधीश कर रह गया आपका पूरा। मुझे आवाज पूरा कट के आ रहा है। जा रही है आवाज? हेलो, अभी आ रही है। ठीक है, नवाब सलाम की बात करेंगे तो राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का मतलब क्या बना है? तो अध्यक्ष है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ध्यान में एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। ठीक है, चलिए तो अब बात करेंगे यहाँ पे तो टास्क की यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे पहले कौन थे, किनका स्थान ये लेंगे? ठीक है, तो जूलिया सेबुटेंडे का स्थान लेंगे। ठीक है, सॉरी, जूलिया सेबुटेंडे की बात करेंगे तो आईसीजी का उपाध्यक्ष है। ठीक है, कौन है? आईसीजी का मतलब क्या है? उपाध्यक्ष है। ठीक है, आईसीजी की बात करेंगे तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं। आईसीजी को क्या कहते हैं? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इनको कहा जाता है। ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न को यहाँ से आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करेंगे तो यहाँ पे किनका स्थान ले रहे हैं नवाब सलाम? तो ध्यान रखिए, किनका स्थान ले रहा है? जॉन ई डोनाग्यू का स्थान ये ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे उपाध्यक्ष तो आपने बता दें, जूलिया सेबुटेंडे जो है युगांडा के न्यायाधीश की बात करेंगे, इसको उपाध्यक्ष है। और ये जो आपके लेबनान के न्यायाधीश की बात करेंगे, इसका नवाब सलाम की बात करेंगे तो इसको अध्यक्ष है। ठीक है, अब देखेंगे संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत आईसीजे ने संयुक्त राष्ट्र महासभा सुरक्षा परिषद द्वारा 9 साल की अवधि के लिए चुने गए 15 न्यायाधीशों का शामिल है। ठीक है, इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15 होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आज कितने कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं, कितने समय के लिए चुने जाते हैं, कार्यकाल कितना होता है? तो 9 साल की बात करेंगे, इनका क्या होता है? कार्यकाल होता है। ठीक है, कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? 9 साल का कार्यकाल होता है। ठीक है, अब अलेक्जेंडर स्टब की बात करेंगे। अलेक्जेंडर स्टब कहाँ के राष्ट्रपति बन गए? फिनलैंड के राष्ट्रपति बने। कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? फिनलैंड के मतलब क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अलेक्जेंडर स्टब की बात करेंगे तो फिनलैंड का मतलब क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, उन्होंने किसे हराया? तो उन्होंने फेक्का हाविस्टो को हराया। किसे हराया? उन्होंने फेक्का हाविस्टो को हराया। फिनलैंड एक प्रकार का नॉर्डिक देश है। ठीक है, नॉर्डिक देश में कौन कौन सा देश आते हैं? कई बार एग्जाम में स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड। की आवाज नहीं आ रही है ना? फिनलैंड है और आइसलैंड है। ठीक है,
जा रही, दिक्कत हो रहा है क्या आवाज में? हाँ, कट यस कट के सर। आ रही है। आवाज चला गया था सबसे। चलिए, तो नॉर्डिक देश में बात करेंगे। नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है और आइसलैंड है। ठीक है, चलिए। तो अलेक्जेंडर स्टब की बात करेंगे तो फिनलैंड के क्या बने? फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। मिया ओका की बात करेंगे, भारतीय एशियाई बैंक के मतलब क्या बने? निदेशक बने हैं। ठीक है, तो भारतीय एशियाई विकास बैंक के निदेशक कौन है? तो क्या बताएंगे? मियाओ का। मिया ओके। क्यों है? ध्यान मियाओ रखिए, का। मिया ओके। ठीक है, कौन है? तो मिया ओके जो है, तो ध्यान में रखना है। तो मिया ओके की बात करेंगे तो भारतीय एशियाई विकास बैंक के क्या है? निदेशक है। ठीक है, एशियाई विकास बैंक के मिया ओको को भारत के लिए अपना नया देश निदेशक नियुक्त किया है। ठीक है, तो मिया ओको की बात करेंगे, कहाँ के रहने वाले? जापान के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले मिया ओका? जापान के रहने जापान। वाले। ठीक है, एशियाई विकास बैंक को क्या बोलते हैं? एडीबी। इसका मुख्यालय कहाँ है? एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? मनीला है। कहाँ पे एडीबी का मनीला। मुख्यालय की बात करें? एडीबी का मुख्यालय मनीला है। ठीक है, उन्होंने ताएको, ठीक है, ताकेओ कनिशी का स्थान लिया। किसका स्थान लिया? उन्हें किसका स्थान लिया? ताकेओ कोनिशी का स्थान लिया। ठीक है, ताओकी कोनिशी को मनीला मुख्यालय में दक्षिण एशिया के लिए एडीबी महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, तो इनको एडीबी का महानिदेशक बना दिया गया दक्षिण एशिया के लिए। और भारत में एशियाई विकास बैंक के निदेशक किसे बनाया गया? तो मिया ओका को बनाया गया है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, जो कि जापान के रहने वाले हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे, क्या प्रश्न वो भी देखते हैं। भारत वर्तमान में एडीबी का चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक है। ठीक है, फोर्थ लार्जेस्ट शेयर धारक की बात करेंगे, भारत है। ध्यान रखेंगे, एडीबी ने भारत को 2.59 बिलियन अमेरिकी डॉलर का संप्रभु ऋण देने की प्रतिबद्धता भी जताई है। ठीक है, अब आते गीता बत्रा। ठीक है, भारतीय मूल की गीता बत्रा विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला निदेशक बन गई है। ठीक है, तो विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो गीता बत्रा बनी है। कौन बनी है? तो गीता बत्रा बनी है। ठीक है, गीता बत्रा। वाशिंगटन में आयोजित 66वीं जीईएफ, ठीक है, जीईएफ परिषद की बैठक में इस प्रतिष्ठित पद के लिए गीता बत्रा के नाम की सर्वसम्मति से मतलब क्या की गई? सिफारिश की गई। ठीक है, वह किसी विकासशील देश की प्रतिष्ठित पद संभालने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी है। ठीक है, पहली महिला बनी है, सॉरी, वह किसी विकासशील देश में ये प्रतिष्ठित पद संभालने वाली पहली महिला भी बनी है। ठीक है, क्या बनी है? तो विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला निदेशक कौन बन गई है? तो गीता बत्रा। ठीक है, कौन बनी है? तो गीता बनी है। ठीक है, गीता बत्रा। एफटीएफ की अध्यक्ष बताइए। ठीक है, एफएटीएफ की अध्यक्ष कौन है? एफएटीएफ की अध्यक्ष कौन है? ठीक है, एलिसा दे आंद्रा। ठीक है, एलिसा दे आंद्रा मद्राजोआ की बात करेंगे, एफएटीएफ की अध्यक्ष बनी है। ठीक है, मैक्सिको के सुश्री, ठीक है, मैक्सिको की सुश्री एलिसा दी इंदिरा मद्राजोआ का एफएटीएफ का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, एफएटीएफ का क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है। और वहां पे पहले कौन थे? टी राजा कुमार थे। पहले कौन थे? टी राजा कुमार थे, जिनका 2 वर्षीय अध्यक्षता 1 जुलाई 2024 को मतलब क्या हो जाता? समाप्त हो जाता। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे टी राजा कुमार? ये सिंगापुर के थे। कहाँ के थे? सिंगापुर के थे। इनका कार्यकाल समाप्त होगा तो एफएटीएफ के अध्यक्ष बनकर कौन आएंगे? एलिसा दे आंद्रा। क्या नाम है इनका? एलिसा दे एलिसा दे आंद्रा। ठीक है, एलिसा दे आंद्रा का नाम ध्यान में रखिएगा। वह इनके मतलब क्या बनेंगे? तो नए अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है, सुश्री इंदिरा मद्राजोरा 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक एफएटीएफ के मतलब क्या रहेंगे? तो कार्यकाल को ये संभालेंगे। ठीक है, तो एफएटीएफ के अध्यक्ष के तौर पे, ठीक है, टी राजा के जगह पे कौन आया? एलिसा दे आंदा है। ठीक है, मरियम नवाज की बात करेंगे तो पाकिस्तान के 3 बार के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज पश्चिमी पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई। ठीक है, तो पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बन गई है? तो मरियम नवाज बन गई, जो कि नवाज शरीफ के मतलब क्या है? बेटी है, शहबाज शरीफ की भतीजी है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एलईटीटीओ की बात करेंगे तो टुवालू के संसदीय सदस्यों के आम चुनाव के बाद पूर्व अटॉर्नी जनरल फेलेटी टुओबो को प्रशांत द्वीप राष्ट्र के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। ठीक है, क्या नाम है इनका? फेलेटी टियो। टुवालू के संसदीय सदस्यों के आम चुनाव के बाद पूर्व अटॉर्नी जनरल फेलेटी टुओबो को प्रशांत द्वीप राष्ट्र, मतलब जिसका नाम टुवालू है, उसके नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। टियो का प्रधानमंत्री पद पर तब पदोन्नत किया गया जब उनके ताइवान समर्थक पूर्ववर्ती कोसिया नतानो 26 जनवरी के चुनाव पे अपनी सीट हार गए। ठीक है, तो उनका मतलब पूर्ववर्ती कौन थे? कोसिया नतानो। ठीक है, वो चुनाव हार गए, उनके बाद टीओ को प्रधानमंत्री पद पर पदोन्नत किया गया। ठीक है, ध्यान में रखना। अब देखेंगे यहाँ पे शिखर एवं सम्मेलन देखेंगे, उससे पहले एक बार हम लोग इसको क्या करते हैं, एक बार हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, नायब बुकेले की बात करेंगे, कहाँ के राष्ट्रपति बने नायब बुकेले? अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर के। ठीक है, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति मिल गया। कौन है इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति?
Probos Bravos Vianto. Subianto, उपराष्ट्रपति P. Subianto, उपराष्ट्रपति जिब्रान लाका, Joko क्या नाम Widodo. है? जिब्रान लाका, Joko हम्म Gibran उनका नाम है जिब्रान राका बूमिंग राका। क्या नाम है? जिब्रान राका बूमिंग राका। ठीक है। बोइंग डिफेंस इंडिया का प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? निखिल जोशी. निखिल जोशी, निखिल जोशी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का न्यायाधीश कौन बना है? नवाब सलाम। नवाब सलाम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। कितने जज होते हैं? कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 9 वर्ष, कार्यकाल होता है 15 न्यायाधीश होते हैं। कार्यकाल होता है। न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो न्यायाधीशों की संख्या की बात करेंगे तो न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अलेक्जेंडर ठीक है, बताना है नॉर्डिक नेशन में कौन कौन से राष्ट्र आते हैं? नॉर्डिक में नॉर्वे, स्वीडन, बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखेंगे। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड आते हैं। ठीक है। भारतीय एशियाई विकास बैंक के निदेशक कौन है? मिया ओको बने। ठीक है, किस देश के रहने वाले? मियो ओका जापान. जापान के रहने वाले। ठीक है, ध्यान में रखिए, कहाँ के रहने वाले हैं? जापान के रहने वाले। ठीक है। विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? एफएटीएफ के अध्यक्ष की बात करें, एलिसा दे आंड्रा बनी है। एलिसे दे आंड्रा जो बनी है, ठीक है, किसके स्थान ली है? किनका स्थान ली है वो? बिल्कुल ध्यान रखें, किसका स्थान लिया? तो इन्होंने किनका लिया? टी राजा कुमार का स्थान इन्होंने लिया। मरियम नवाज कहाँ की मुख्यमंत्री बनी है? पश्चिम पंजाब. ठीक है, पश्चिमी पंजाब का बनी है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सम्मेलन पे आते हैं। ठीक है, अब देखेंगे प्रवासी भारतीयों के संरक्षण पे कन्वेंशन हुआ है। ठीक है, तो प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पे कन्वेंशन जो हुआ है इसके बारे में देख लेते हैं। जंगली जानवरों की प्रवासी भारतीयों के संरक्षण पर कन्वेंशन का COP 14 उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ। ठीक है, ये COP 14 की बात हो रही है। वैसे COP 28 हुआ है, लेकिन COP 14 भी हुआ, जो कि मतलब दूसरा रीजन के लिए होता है COP 14। ठीक है, हुआ है, मतलब दोनों COP 28 है, COP 14 अलग है। ठीक है, तो प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन जो होता है, जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन COP 14 कहाँ पे? उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ है। ठीक है, प्रवासी प्रजाति कौन है? तो प्रवासी प्रजाति वो जानवर जो अपने प्राकृतिक जीवन चक्र के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय सीमाओं के पार या बाहर जाते हैं। मतलब एक अपना आवास को छोड़ के कुछ समय के लिए क्या करते हैं? दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर जब वहां पर स्थिति ठीक हो जाती है फिर वो लौट आते हैं। जैसे अंटार्कटिका का कुछ पंछी वगैरह है। ठीक है, यहाँ साइबेरिया की बात करेंगे तो वहाँ पे बहुत अधिक जब बर्फ हो जाती है, उनके भोजन नहीं मिल पाता है, फिर और भी बहुत सारी सिचुएशन होती है, तो वहां से माइग्रेट कर जाते हैं और कुछ समय के लिए भारत में आते हैं, फिर कहीं दूसरे देश जाते हैं। जब वहां पे स्थिति ठीक हो जाती है तो फिर वहां पे लौट जाते हैं। वैसे पशु को प्रवासी कहते हैं। ठीक है, प्रवासी प्रजाति कहते हैं। भारत 1983 में CMS का एक पक्ष रहा है। भारत में महत्वपूर्ण प्रवासी प्रजातियों में, ठीक है, अमूर फाल्कन, क्या नाम है? अमूर फाल्कन। ठीक है, बार हेडेड गीज, ब्लैक नेक क्रेन, समुद्री कछुए, डुगोंग, ठीक है, हम्पबैक व्हेल आदि शामिल है। भारतीय उपमहाद्वीप की प्रमुख पक्षी फ्लाईवे नेटवर्क यानी मध्य एशियाई फ्लाईवे का भी हिस्सा है, जो आर्कटिक और हिंद महासागरों के बीच के क्षेत्रों को कवर करता है। ठीक है, यह प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण में विशेषज्ञता वाला एकमात्र वैश्विक सम्मेलन भी है। ठीक है, इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वावधान में बॉन कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। इस बार 23 जून 1979 को बॉन जर्मनी में हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, इसी दिन मतलब क्या 79 में, ठीक है, 23 जून 1979 में बॉन जर्मनी में इसको लेकर हस्ताक्षर किया गया था। कन्वेंशन के प्रशिष्टि 1 में संकटग्रस्त प्रवासी प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। प्रविष्टि 2 में क्या है? परिशिष्ट 2 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता वाली प्रवासी प्रजातियों की सूची दी गई है। तो आपको ध्यान में रखना है, सभी जो हुआ है COP 14 जो हुआ है, जो कि प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित, कहाँ पे हुआ है? उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ है। ठीक है, भारत कब से शामिल है? तो 1983 से भारत जो है इसमें शामिल है। कब से शामिल है? तो भारत जो है 1983 से शामिल है। ठीक है, इसके ये चर्चा सबसे पहले हुई कब थी? 1979 में हुआ था, शुरू हुई बॉन जर्मनी में। भारत 1983 में इसमें शामिल हो गया। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान में रखना है। और विश्व व्यापार शिखर सम्मेलन हुआ है 2024 में, कहाँ पे हुआ है? विश्व व्यापार शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ पे हुआ? दुबई में संपन्न हुआ। कहाँ पे हुआ? विश्व सरकार। हाँ, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है?
कहाँ पे हुआ है? वर्ल्ड, इसको बोलते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहते हैं। कहाँ पे हुआ है? 2024 में। कहाँ पे हुआ है? दुबई में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? दुबई में हुआ है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, थीम क्या है? भविष्य की सरकारों को आकार देना। ठीक है, क्या है इसमें थीम? भविष्य की सरकारों को मतलब क्या करना? आकार देना। ठीक है, थीम है इसका, ध्यान में रखिए। कहाँ पे हुआ समिट? कहाँ पे हुआ है? 2024 वाला दुबई में हुआ है। ठीक है, तुर्की, भारत और कतर को सम्मानित अतिथि घोषित किया गया। ठीक है, तुर्की, ठीक है, तुर्की देश भारत और कतर का मतलब क्या गया? सम्मानित अतिथि घोषित किया गया। अगर पूछा विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ, इसमें अतिथि देश कौन कौन से, तो क्या बताएंगे? तुर्की था, भारत था, और कौन था? कतर था। ठीक है, क्या थे? अतिथि देश थे। शिखर सम्मेलन के दौरान अतिथि देशों ने अपने सफल सरकारी अनुभवों और सर्वोत्तम विकासात्मक प्रथाओं का प्रदर्शन भी किया है। तो इंपोर्टेंट क्या रहेगा? सबसे पहले सम्मेलन कहाँ पे हुआ, अतिथि देश कौन थे, ठीक है, थीम क्या था? तो भविष्य की सरकारों का आकार देना, शेप द फ्यूचर गवर्नमेंट, इसका क्या था? थीम था। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। सातवां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? सातवां हिंद महासागर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ है। कहाँ पे हुआ? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ सातवां हिंद महासागर सम्मेलन। इसमें किसने पार्टिसिपेट किया? तब भारत के क्या नाम है, विदेश मंत्री जयशंकर साहब जो थे, इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। सम्मेलन का विषय क्या था? तो स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। ठीक है, स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर हुआ। तो इस पर कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ। इसकी शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, ये जो है आपका हिंद महासागर सम्मेलन जो है, यार ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कहाँ पे? 2016 में हुई थी। इस पर कितने नंबर का था? 7वें नंबर का था। कितने नंबर के था? 7वें नंबर का था। ठीक है, 7वां। समुद्री साझेदार क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा और सुरक्षा और विकास विषय के तहत क्षेत्रीय सहयोग के अवसरों की चर्चा हुई। ठीक है, मसालों और रसोई संबंधी जड़ी बूटियों पे 7वीं कोडेक्स समिति हुई। ठीक है, मसालों और रसोई संबंधी जड़ी बूटियों पे क्या हुई? 7वीं कोडेक्स समिति हुई, ध्यान में रखेंगे। मसालों और रसोई संबंधी जड़ी बूटियों पे कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कोच्चि में आयोजित किया गया। कहाँ पे आयोजित किया गया है? कहाँ पे हुआ मसाला को लेकर? तो कोच्चि में हुआ। कहाँ पे हुआ है? तो कोच्चि में हुआ है। ठीक है, देखिए 5 मसालों हुआ था, छोटी इलायची, हल्दी, जूनिपर बेरी, ऑलिपस और स्टार एनीज के लिए गुणवत्ता मानकों का अंतिम रूप दिया गया है। ठीक है, मसालों और रसोई संबंधी जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति की स्थापना 2013 में कोडेक्स, ठीक है, कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन के तहत की गई थी। ठीक है, तो कोडेक्स समिति की स्थापना कब की गई थी? 2013 में की गई थी। ठीक है, इस पर इसकी बैठक हुई 7वें नंबर की हुई है। ठीक है, 7वां सत्र का आयोजन कहाँ पे किया गया है? मसालों पे लेकर कोच्चि में किया गया। कहाँ पे किया गया है? कोच्चि में किया गया है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा मसाला शामिल है? तो 5 मसाला शामिल है। ठीक है, छोटी इलायची, हल्दी है, जूनिपर बेरी है, ऑलिपस है और स्टारगेनिज है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं कोडेक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कोडेक्स एलिमेंटेरियम कमीशन, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? रोम में है। ठीक है, कोडेक्स एलिमेंटेरियम कमीशन का मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय कहाँ पे है? रोम में है। ठीक है, यह 194 से अधिक देशों की सदस्यता वाला एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी निकाय है। ठीक है, कितने देश शामिल है इसमें? 184 से अधिक देशों की सदस्यता वाला अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी क्या है? 194। ठीक है, 194 से अधिक देशों की सदस्यता वाला अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी निकाय है। ठीक है, इसकी स्थापना FAO और, ठीक है, WHO के द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। यह मानव भोजन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्वीकृत मानक तैयार करता है। ठीक है, क्या नाम है इसका? कोडेक्स एलिमेंटेरियम कमीशन। ठीक है, अब आते हैं सामाजिक विकास आयोग। भारत ने सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र, ठीक है, 5 से 14 फरवरी के बीच में क्या होता है? अध्यक्षता किया था। ठीक है, भारत ने सामाजिक विकास आयोग के मतलब क्या किया? अध्यक्षता किया है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कम्बोज ने की। यह भी पूछा जाता है कई बार से, बताओ भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में, ठीक है, अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? क्या नाम है उसका? रुचिरा कम्बोज। सत्र के दौरान भारत की अध्यक्षता में 4 प्रस्तावों को सफलतापूर्वक अपनाया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1975 के बाद यह पहली बार है कि भारत ने सामाजिक विकास आयोग के भीतर एक सम्मानित स्थान हासिल किया है। पोलैंड 2025 में सामाजिक विकास आयोग के मतलब 63वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। 62वां सत्र का अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो 62वां सत्र की अध्यक्षता भारत कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कब तक रहेगा भारत? 2025 तक रहेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद पोलैंड करेगा। तो बारी बारी से सभी राष्ट्रों को मतलब क्या होती है? जाते रहती है। ठीक है, अब आते हैं 60वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन। ठीक है, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन की बात करें, 60वां, ठीक है, इंपोर्टेंट है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जर्मनी में 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन की में शामिल होंगे। ठीक है, तो कितने नंबर का म्यूनिक सम्मेलन है? 60वां नंबर का है। ठीक है, म्यूनिक की बात करें, म्यूनिक कहाँ पे है? म्यूनिक कहाँ पे है? जर्मनी में है। ठीक है, कहाँ पे है? म्यूनिक की बात करें कहाँ पे? जर्मनी में है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसमें कौन भारत की तरफ से शामिल हुए हैं?
तो डॉक्टर एस एस जयशंकर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, डॉक्टर एस जयशंकर जो थे इसमें क्या हुए, शामिल हुए, ठीक है। डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन के साथ ग्रोइंग द पाई, ठीक है, क्या नाम है, डॉक्टर जयशंकर अमेरिकी विदेश मंत्री जिनका नाम ब्लिंकन, ठीक है, ब्लिंकन के साथ ग्रोइंग द पाई शीजिंग शेफर्ड अपॉर्चुनिटीज विषय पर एक पैनल की चर्चा को भी संबोधित किया, ठीक है, ध्यान में रखना। अब आते हैं म्यूनिख सुरक्षा समझौता की स्थापना के बारे में देख लेते हैं। इसे अक्सर रक्षा का दावोस कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, रक्षा का क्या बोलते हैं, दावोस। किसे कहते हैं, रक्षा का दावोस किसे कहते हैं, ठीक है, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन को कहते हैं, ठीक है। यह एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो कि महत्वपूर्ण सुरक्षा और विदेश नीति मामलों पर चर्चा का समाधान करने के लिए समर्पित है, ठीक है। चर्चा होता है यहाँ पे, कैसे होता है, वार्षिक रूप से चर्चा होता है। कैसे होता है चर्चा यहाँ पे, तो वार्षिक रूप से आपको यहाँ पे चर्चा आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इसकी स्थापना शीत युद्ध के चरम पर जर्मन अधिकारी और प्रकाशक, ठीक है, किसने की थी, तो इवाल्ड हेनरिक वॉन किलिस्ट के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन जो होता है, तो म्यूनिख सुरक्षा की स्थापना किसके द्वारा, इवाल्ड हेनरिक वॉन किलिस्ट के द्वारा की गई थी, ठीक है। कब किया गया था, जब शीत युद्ध जो अपने चरम पे था, ठीक है। इसको रक्षा का दावोस कहते हैं। इसका बैठक कहाँ पे हुआ है, इस बार इसका बैठक कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे हुआ है इसका बैठक, जर्मनी में, ठीक है। इसका म्यूनिख, इसका जैसे यहाँ पे बैठक कहाँ पे हुआ है, जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी के म्यूनिख में, ठीक है, ध्यान में रखना। अब चलते आगे देखेंगे, ठीक है, रायसीना डायलॉग, ठीक है। रायसीना डायलॉग जो होता है भारत का एक राजनीतिक डायलॉग है। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस, क्या नाम है, किरियाकोस मित्सोटाकिस नई दिल्ली में 9वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि होंगे, ठीक है। तो रायसीना डायलॉग, आपको रायसीना भवन की बात करेंगे तो जानते हैं रायसीना हिल्स पे किनका भवन है, राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स पे, ठीक है, जो कि अरावली का हिस्सा है। किसका हिस्सा है रायसीना हिल्स, अरावली का हिस्सा। राष्ट्रपति का भवन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग जो होगा उनके मतलब क्या होगा, मुख्य अतिथि होंगे। इंपॉर्टेंट नाम है, याद कीजिए, ठीक है। इसको थीम क्या है, चतुरंग संघर्ष, ठीक है, प्रतियोगिता सहयोग सृजन, ठीक है, संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग सृजन, चतुरंग इसका थीम रखा गया, ठीक है। रायसीना डायलॉग भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन जो वैश्विक समुदाय के सामने आने वाले सभी चुनौतीपूर्ण मुद्दे को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली में स्थित थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में सम्मेलन की मेजबानी करता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो रायसीना डायलॉग होता है विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, जिसमें से सहयोगी फाउंडेशन संस्था कौन होता है, तो थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च, क्या नाम है, थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च विदेश मंत्रालय के साझेदारी में सम्मेलन की मेजबानी करता है, ठीक है। अगर 2023 इसमें पीएम मोदी की ग्रीस यात्रा के दौरान भारत ग्रीस संबंधों में राजनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया, इसलिए ग्रीस को इस बार बुलाया गया, ठीक है। ये 15 वर्षों के बाद ग्रीस से बाद की पहले द्विपक्षीय राष्ट्राध्यक्ष सरकारी स्तर पर यात्रा होगा, ठीक है। इससे पहले 15 वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। तो ग्रीस के इस बार क्या कौन आ रहा है, राष्ट्रपति आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री आ रहा है, कौन आ रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, जिसका नाम क्या है, किरियाकोस मित्सोटाकिस, जो कि हमारा रायसीना डायलॉग से क्या होंगे, मुख्य अतिथि होंगे, ठीक है। विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन हुआ, ठीक है। वर्ल्ड सोशल फोरम का 16वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ, काठमांडू नेपाल में। कहाँ पे हुआ, काठमांडू नेपाल में हुआ। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस की बात करेंगे तो एक और दुनिया संभव है बैनर के तहत नागरिक समाज संगठनों के बीच 36 आदान प्रदान को खोलना है, ठीक है। इसकी पहली बैठक कब हुई थी, 2001 में पोर्टो एलगेजरे ब्राजील में, ठीक है, आयोजित की गई थी, ठीक है। तो ये जो है आपका इस बार जो बैठक हुआ विश्व सामाजिक मंच का 16वां बैठक नेपाल काठमांडू में हुआ। इसकी पहली बैठक कहाँ पे हुई थी, तो ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे में हुआ था, ठीक है। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन, ठीक है, इंडस एक्स शिखर सम्मेलन की बात करें कहाँ पे, नई दिल्ली में आयोजित किया। कहाँ पे आयोजित किया गया, नई दिल्ली में आयोजित किया गया इंडस एक्स शिखर सम्मेलन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इंडस एक्स का लक्ष्य दोनों देशों के बीच में रक्षा नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग को मतलब क्या करना है, बढ़ावा देना है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इंडस एक्स इंपोर्टेंट है। अब आते हैं इसका आयोजन इनोवेशन फॉर, ठीक है, इनका आयोजन इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, ठीक है, इसका आयोजन इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस रक्षा मंत्रालय और रक्षा विभाग संयुक्त अमेरिका के द्वारा किया गया, ठीक है। इसे 21 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका राज्य की यात्रा के दौरान वाशिंगटन डीसी यूएसए में क्या किया गया, इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, ठीक है। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का बैठक कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इंडस एक्स का लक्ष्य दोनों देशों के बीच रक्षा नवाचार
ठीक है। प्रौद्योगिकी को मतलब क्या करना है, बढ़ावा देना है। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ, इसका आयोजन इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, रक्षा मंत्रालय और रक्षा विभाग संयुक्त अमेरिका द्वारा किया जाता है। ठीक है। इसमें भारत और कौन, यूएसए इसमें शामिल है। ठीक है। इसे 21 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान वाशिंगटन डीसी यूएसए में लॉन्च किया गया। ठीक है। तो ध्यान में रखना है। ठीक है। इंडस एक्स की बात करेंगे, लॉन्च कहाँ पे किया, वाशिंगटन डीसी में किया गया है। और इसमें इसका आयोजन इनोवेशन और डिफेंस एक्सीलेंस आईडीएक्स, रक्षा मंत्रालय और रक्षा विभाग और संयुक्त अमेरिका के द्वारा किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। आईएलओ सम्मेलन हुआ है। ठीक है। कौन सा बोलते हैं, आईएलओ सम्मेलन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है। फिलीपींस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश बन गया। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है, तो फिलीपींस बना है। कौन बना है, तो पहला एशियाई देश कौन बना है, तो पहला एशियाई देश की बात करेंगे कौन बना है, तो फिलीपींस जो है आपका पहला एशियाई देश बन गया है। ठीक है। ध्यान में रखना है। ठीक है। आप देखेंगे क्या प्रश्न है और भी है। ठीक है। हिंसा उत्पीड़न कन्वेंशन को जून 2019 में अपनाएगा फिलीपींस से अनुमोदित करने वाला दुनिया का 30वां और पहली एशियाई देश भी बन गया। ठीक है। कन्वेंशन सेंटर 190 काम की दुनिया में हिंसा उत्पीड़न को व्यापक रूप से संबोधित करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक है। ठीक है। कन्वेंशन नंबर की बात करेंगे तो 190 काम की दुनिया में, ठीक है, 190 काम की दुनिया में हिंसा उत्पीड़न को व्यापक रूप से संबोधित करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक भी है। ठीक है। तो ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे फिलीपींस जो है, ठीक, आईएलओ की चीजों को अनुमोदित करने वाला दुनिया का, ठीक है, 30वां एशियाई पहला एशियाई देश बना है। ठीक है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस हुआ है। ठीक है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की बात करें, स्पेन के बार्सिलोना में शुरू होगा। कहाँ पे होगा, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 कहाँ पे होगा, ठीक है, स्पेन के बार्सिलोना में क्या होगा, शुरू होगा। ठीक है। थीम क्या है, फ्यूचर फर्स्ट। क्या है थीम इसका, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का थीम क्या है, तो ध्यान रखिए फ्यूचर फर्स्ट मतलब भविष्य पहले। ठीक है। 6 उप विषय भी है जिसमें मतलब मानवीकरण एआई है, 5G और पर है, ठीक, कनेक्टिंग एवरीथिंग है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग DAX, ठीक है, गेम चेंजर्स और हमारा डिजिटल डीएनए। ठीक है। इसमें 6 उप विषय भी इसमें शामिल है। ठीक है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 की मेजबानी, ठीक है, जीएसएमए के द्वारा की जाएगी। ठीक है। किसके द्वारा की जाएगी, जीएसएमए के द्वारा की जाएगी। ठीक है। जीएसएमए क्या होगा, फुल फॉर्म जीएसएमए का, ठीक है, जीएसएमए का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस। ठीक है। क्या होता है, जीएसएमए का क्या होता है, जीएसएमए क्या होता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस होता है, सही कुछ। ठीक है। हमारे चर्चित व्यक्ति की बात करें, आनंद कुमार तो जानते हैं, बिहार से यूएई के शिक्षक और सुपर ठंडी के संस्थापक, यूएई ने शिक्षक और सुपर ठंडी के संस्थापक को गोल्डन वीजा दिया है। ठीक है। तो आनंद कुमार को बात करेंगे, इनको गोल्डन वीजा मिल गया है। गोल्डन वीजा किसके द्वारा दिया जाता है, तो यूएई के द्वारा जो वीजा दिया जाता है उसको कौन सा वीजा बोलते हैं, गोल्डन वीजा कहते हैं। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तो सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को कौन सा वीजा मिला है, गोल्डन वीजा। आप देखेंगे यूएई के द्वारा गोल्डन वीजा को कब प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। तो ध्यान रखना, यूएई के द्वारा गोल्डन वीजा को कब प्रस्तुत किया था, ठीक है, कब प्रस्तुत किया गया था, तो 2000, ठीक है, ध्यान रखें 2019 में। ठीक है। यूएई के द्वारा गोल्डन वीजा को प्रस्तुत किया गया था, ध्यान में आपको रखना है। ठीक है। कब प्रस्तुत किया गया था, 2019 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, गोल्डन वीजा। ठीक है। यूएई द्वारा 2019 में पेश किया गया प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा लंबी अवधि के निवास की अनुमति देता है, स्वतंत्र रहने, काम करने और अध्ययन करने की भी अनुमति देता है। विज्ञान, ज्ञान, संस्कृति और कला के क्षेत्र में व्यक्तियों को गोल्डन वीजा दिया जाता है। ठीक है। किस क्षेत्र में, विज्ञान में, ठीक है, कला में, ज्ञान में, संस्कृति में और कला, 4 क्षेत्रों में गोल्डन वीजा ये लोग देते हैं। कुमार को टाइम मैगजीन के बेस्ट ऑफ एशिया 2010 की सूची में भी नामित किया गया था। ठीक है। किसे, आनंद कुमार को। 2023 में उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है। ध्यान रखेंगे क्या, तो 2023 में इनको पद्म श्री से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है, यूएई गोल्डन वीजा भी दे दिया है। ठीक है। टाइम मैगजीन के बेस्ट ऑफ एशिया 2020 की सूची में भी इनको शामिल किया गया था। सुपर 30 के क्या है, ये संस्थापक है। शफीकुर रहमान वर्क, ठीक है, शफीकुर रहमान वर्क 94 साल की उम्र में संसद में सबसे बड़ी सांसद और समाजवादी पार्टी के सदस्य शफीकुर रहमान वर्क मुरादाबाद में निधन हो गया। ठीक है। तो 94 साल की उम्र में सांसद के सबसे बड़ी सदस्य थे ये, और समाजवादी पार्टी के सदस्य शफीकुर रहमान वर्क का मुरादाबाद में निधन हो गया। शफीकुर रहमान वर्क समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, संभल उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले क्या थे, सांसद थे। तो बस इतना ध्यान रखेगा, ये समाजवादी पार्टी से इनका संबंध है। ठीक है। शफीकुर रहमान वर्क का संबंध किस पार्टी से है, समाजवादी पार्टी से। ठीक है। सपा जिसको बोलते हैं। ठीक है। अब चलेंगे, थोड़ा सा हमको क्या करना है, खेल क्या,
चलिए आप हम थोड़ा सा प्रश्न देखेंगे खेल से, ठीक है। जेवलिन थ्रोअर, ठीक है, क्या नाम है इनका, जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का स्विट्जरलैंड के जंग फ्राउ जोक में प्रसिद्ध आइस पैलेस में पट्टिका से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा जानते हैं जेवलिन थ्रोअर है, भाला फेंकते हैं, ठीक है, स्विट्जरलैंड में सम्मानित किया गया है। कहाँ पे सम्मानित किया, आइस पैलेस में, एक पट्टिका से इनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है, ठीक है। पट्टिका पत्थर या धातु का एक सपाट टुकड़ा है जिस पर आमतौर पर नाम और तारीखें लिखी होती है। इसे किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या घटना की याद में दीवार पर क्या करता है, लगाया जाता है। स्विट्जरलैंड के जंग फ्राउ जोज का प्रसिद्ध आइस पैलेस है जिसे यूरोप के शीर्ष के रूप में जाना जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किनको सम्मानित किया गया है, तो इनको नीरज चोपड़ा जी को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तवांग तबांगचू टाइट्स इंटरनेशनल कायाकिंग चैंपियन 2024, ठीक है। तबांगचू टाइट्स, ठीक है, इंटरनेशनल कायाकिंग चैंपियन 2024 अरुणाचल प्रदेश में हुआ। कहाँ पे हुआ, तवांग मठ से तो पता है ना, अरुणाचल प्रदेश में हुआ, ठीक है। 3 दिवसीय तवांगचू टाइट्स इंटरनेशनल कायाकिंग चैंपियन 2024 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में हुई। इस कार्यक्रम का आयोजन, ठीक है, SWYTCH नामक के संस्था के द्वारा किया गया। इस पहल का लक्ष्य भविष्य में विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की आकांक्षाओं के साथ अरुणाचल प्रदेश को कायाकिंग के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित भी करना है, ठीक है। अब देखिए बैडमिंटन का एशिया चैंपियनशिप, ठीक है। तो बैडमिंटन का एशिया चैंपियनशिप, भारतीय महिला टीम ने थाईलैंड को हराकर अपना पहला बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो भारतीय महिला टीम ने जीता है, लेकिन किस टीम को हराकर जीता है, तो थाईलैंड का हटाकर, किसने हराकर जीता है, थाईलैंड को हराकर जीता। इसलिए जीत बड़ी हो जाती है क्योंकि थाईलैंड की टीम अच्छी टीम मानी जाती है बैडमिंटन में, ठीक है। मलेशिया के शाह आलम में, ठीक है, भारतीय महिला टीम ने थाईलैंड को 3-2 से हराया। कितने से हराया, 3-2 से हराया, ठीक है। ध्यान रखें, भारत सेमीफाइनल के शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान को हराया था, ठीक है। भारत ने सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जो 1 नंबर पर जापान को भी इन्होंने क्या किया था, हराया था, ठीक है। तो बैडमिंटन एशिया में महिला चैंपियन हो गई, स्वर्ण प्राप्त किया। किस टीम को फाइनल में हराया, तो फाइनल में थाईलैंड को हराया। सेमीफाइनल में किसे हराया, तो सेमीफाइनल में जापान को हराया, ठीक है। अब आता है इंडियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2024, ठीक है। एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियन 2024, ठीक है। एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियन 2024 ईरान के तेहरान में आयोजित किया गया। कहाँ पे आयोजित किया गया, ईरान के तेहरान में आयोजित किया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्लियर। कहाँ पे आयोजित किया गया, ईरान के तेहरान में, ठीक है। प्रमुख बिंदु की बात करें इस आयोजन में, ठीक है, इस आयोजन में कुल 13 भारतीय एथलीटों में 6 महिला और 7 पुरुष ने पार्टिसिपेट किया। तो एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ किया गया है, ईरान के तेहरान में, ठीक है। और इसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया भारत की तरफ से, तो 13 एथलीट ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें महिलाएं कितनी है, तो महिलाएं 6 है, पुरुष कितने हैं, तो पुरुष की बात करेंगे, पुरुष कितने, 7 है, ठीक है। भारत ने कितने पदक जीते, तो भारत ने 4 पदक जीते, जिसमें से 3 जो थे आपके क्या थे, स्वर्ण थे, और 1 जो थे आपके रजत थे, ठीक है। रैंक क्या है इंडिया की, तो रैंक की बात करेंगे तो इसमें इंडिया की रैंक आई 5वीं रैंक आई, ठीक है। तो आपसे पूछा एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ, तो पहले क्या बताएंगे, तेहरान में। बिल्कुल तेहरान में हुआ, ईरान के मतलब तेहरान में हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कितने मतलब इसमें कितने भारतीयों ने इसमें पार्टिसिपेट किया एथलीट के तौर पे, 13, ठीक है। कितने पार्टिसिपेट किया, 13 भारतीयों ने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, पार्टिसिपेट किया, ठीक है। भारत ने 4 पदक जीते, जिसमें 3 स्वर्ण थे और 1 क्या था, 1 आपका रजत था। क्या था, 3 स्वर्ण था और 1 क्या था आपका, रजत था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। और 3 स्वर्ण पदक विजेता की बात करेंगे, कौन कौन थे, तजिंदर पाल सिंह तूर थे जो कि भाला फेंक में जीता, ज्योति याराजी घुड़दौड़ में, और हरमिलन बैंस घुड़दौड़ में, ठीक है। तो भारत ने 3 कितने जीते, स्वर्ण पदक जीते, ठीक है। उसमें से 1 रजत जीता। इंडिया की रैंक ओवरऑल 5वीं थी। तो तजविंदर पाल सिंह तूर गोला फेंक में इन्होंने जीता, ज्योति याराजी घुड़दौड़ में, हरमिलन बैंस ये भी घुड़दौड़ में, ठीक है। टोटल 13 ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें पुरुष कितने हैं, पुरुष कितना है, पुरुष ठीक है, 7 ध्यान, पुरुष 7, ठीक है। महिला कितने हैं, महिला कितने हैं, तो महिला 6, ठीक है, ध्यान में रखें। टोटल कितने हो गए, टोटल 13 हो गए, ठीक है। गुड बफेलो क्लासिक स्क्वैश, ठीक है, क्या नाम है, गुड फेलो, बफेलो बोल रहा हूँ, गुड फेलो क्लासिक स्क्वैश, ठीक है। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह ने टोरंटो कनाडा में गुड बफेलो क्लासिक PSA चैलेंजर टूर खिताब जीता है। कितने जीता है, गुड बफेलो क्लासिक स्क्वैश कनाडा के टोरंटो में किसने जीता है, अभय सिंह ने। किसने जीता है, अभय सिंह ने, ठीक है। किस खेल से संबंधित है अभय सिंह, स्क्वैश के खिलाड़ी है,
अभय सिंह, ठीक है। दीपिका स्क्वैश। पल्लिकट है ना, वो भी स्क्वैश की खिलाड़ी है। फाइनल में उन्होंने वेल्स के इलियट मॉरिस डेबरेट को 3-0 से हरा दिया, ठीक है। रोहन बोपन्ना की बात करें, टेनिस रैंकिंग में विश्व नंबर 1 पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं रोहन बोपन्ना, ठीक है। 43 साल की उम्र में, 43 साल और 331 दिन की उम्र में, ठीक है। मतलब अक्रॉस अगर बात करेंगे तो 44 साल हो गए, ठीक है। बोपन्ना पुरुष टेनिस में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी बन गए। रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में अपने करियर का पहला पुरुष युगल ग्रैंड स्लैम जीता है, ठीक है। मतलब 2024 में रिटायरमेंट के उम्र में उन्होंने मतलब क्या किया, तो उन्होंने मतलब, ठीक है, युगल वाला जीता। 2 लोग इसमें शामिल थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन में अपने करियर का पहला पुरुष युगल ग्रैंड स्लैम जीता, ठीक है। रोहन बोपन्ना, लिएंडर पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा के बाद युगल रैंकिंग शीर्ष पे पहुंचने वाले चौथे भारतीय बन गए, ठीक है। ऑलरेडी लिएंडर पेस है, महेश भूपति है, सानिया मिर्जा है, ये सब ऑलरेडी यहाँ पे पहुंचे। रोहन बोपन्ना की बात करेंगे, फोर्थ बन गया है, ठीक है। 43 साल प्लस इनकी आयु थी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन से अभी हाल फिलहाल में इन्होंने युगल खिताब उसका जीता है, ठीक है। और इसी के साथ आपका क्या होता है, मार्च का मतलब क्या होता है, सारा करंट अफेयर्स आपका क्या होता है, समाप्त होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी, 28 तारीख को हमने टेस्ट सीरीज किया, ठीक है। हम लोग को जो टॉपिक जो आने वाला है, ठीक है, ये 5/5 को आएगा, ठीक है। मतलब 5 तारीख को हम लोग को टॉपिक मिलने वाला, कौन सा टॉपिक होगा, तो ध्यान में रखिएगा। ये जो टॉपिक जो था ना, 2 तारीख का जो टेस्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस था, ये समझ रहे हैं। ओवरऑल मॉडर्न हिस्ट्री को टच कर लिया था, इसलिए इसका वीडियो फिर से आप लोग जाके देखिएगा, ठीक है। और ये तय 3 तारीख 5 तारीख को जो होने वाला तीसरा निश्चय 1857 से लेकर 1947 की घटनाएं होगी, जैसे बिहार भी शामिल होगा। फिर मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री आएगा, फिर मतलब बायोलॉजी इन्वायरमेंट आएगा। ये इसका क्या है, टॉपिक है, ठीक है। बाकी 14 तक ऐसा ही चलेगा, 15 से लेके, ठीक है, 29 तक, 15 से लेकर 29 तक टोटल 15 टेस्ट की बात करेंगे ना। इन्होंने 15 टेस्ट को फुल टेस्ट बना के रखा है, ठीक है। और साथ में हमारा कौन सा चल रहा है, साथ में हमारा एनसीईआरटी तो चल ही रहा है। इससे हमारी रिवीजन क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं सर। तो मिलते हैं मतलब 5 तारीख को इसका, 5 को तो नहीं, 6 को आपका डिस्कशन इसका कराया जाएगा।